सो वेलकम एवरीवन टू द सेकंड लेक्चर ऑफ मैथ पैनिक सीरीज, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पर लेक्चर। जिसका हमारा एम क्या है? टू बी मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स। ठीक है। और इसमें वही क्वेश्चन इंक्लूडेड होते हैं जो कि आपको मॉक्स में या फिर एग्जाम में ट्रबल करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन का लेवल मेंस लेवल का हो सकता है, और कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो सेक्शनल टाइमर इंट्रोड्यूस होने के बाद से थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ सकता है, तो उसे मैंने इंक्लूड किया हुआ है। बाकी इस सीरीज को आप पूरा फॉलो करना। आई कैन एश्योर कि आप डेफिनेटली एज में रहोगे बाकी एस्पिरेंट से। ठीक है। अगर टारगेट एग्जाम की बात करें तो सीजल के लिए, सिरसल के लिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए, सीपीओ के लिए, एमटीएस के लिए, सिलेक्शन पोस्ट के लिए, और भी जितने सिमिलर पैटर्न के एग्जाम होते हैं जैसे मैथ्स आती है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये सीरीज बहुत बेनिफिशियल है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है नितिन और मैं आपको इस पूरी सीरीज में मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल कॉमन टर्म्स बिटवीन द गिवन सीरीज S1 एंड S2। तो इस क्वेश्चन में हमें दो सीरीज दिए गए हैं, पहला S1 है, दूसरा S2 है। इन दोनों सीरीज में से जो भी कॉमन टर्म्स होंगे, उन कॉमन टर्म्स को हमें ऐड करना है और उनका सम निकालना है। ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको सीरीज लिखनी है और उनके कॉमन टर्म्स ढूंढने हैं। 2, 9, 16, ये जो सीरीज है, इसमें हर एक टर्म 7 से इंक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 23, फिर नेक्स्ट टर्म 30, फिर 37, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये टर्म 632 तक जाएगा। ठीक है। ऐसे दूसरा सीरीज जो है उसमें 4 का डिफरेंस है, मतलब पहले नंबर 7 है, फिर 11 है, फिर 15 है, फिर 19 आएगा, फिर 23 आएगा, फिर ये ऐसे 27 और आगे आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है। हमें ये दिख रहा है कि जो हमारा दोनों सीरीज में से जो कॉमन टर्म है वो है 23। ठीक है। तो अब मैं ये 23 को पकड़ के एक तीसरा सीरीज बनाना है जिसमें इन दोनों सीरीज में से जो कॉमन टर्म्स है बस उसे इंक्लूड करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो S3 है, जो सीरीज हम बनाएंगे, वो होगा 23। ठीक है। और हमें नेक्स्ट नंबर कैसे मिलेगा? हम उसे मैनुअली नहीं ढूंढेंगे, उसके लिए सिंपल सी ट्रिक फॉलो करनी है। इन सीरीज का, फर्स्ट वाले सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना है? 7 का। ठीक है। दूसरे वाले सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 का। कॉमन डिफरेंस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि फर्स्ट टर्म दूसरे टर्म से कितने के डिफरेंस का है, और ये जो डिफरेंस होता है वो हर एक टर्म में सेम होता है। ठीक है। 7 से 11 गया, 4 का डिफरेंस है, 11 से 15 हुआ, 4 का डिफरेंस है। ऐसे ही 4 का डिफरेंस मेंटेन रहता है। और सेम सीरीज 1 में 7 का डिफरेंस मेंटेन है। तो हमारा जो सीरीज थर्ड होगा, इसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 28 का होगा। ठीक है। 7 इंटू 4 28। तो जो हमारा जो थर्ड सीरीज बनेगा, इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 28 होगा। तो पहला टर्म हमें 23 मिल चुका है, इसमें अगर हम 28 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म बनेगा हमारा 51। ठीक है। फिर ऐसे ही अगर इसको हम नेक्स्ट टर्म ऐड करते हैं तो बनेगा 79। ठीक है। और ऐसे ही ये सीरीज चलता रहेगा। लेकिन इस सीरीज का जो लास्ट टर्म होगा वो हमेशा 632 से छोटा होगा। ठीक है। क्योंकि इस सीरीज का लास्ट टर्म 632 है और इस सीरीज का लास्ट टर्म 743 है। ठीक है। तो जो भी कॉमन टर्म होगा दोनों सीरीज में से, उसका जो लास्ट टर्म है वो हमेशा 632 से नीचे ही रहेगा। सपोज करते हैं कि वो जो लास्ट टर्म है वो n है, वो nth टर्म है। ठीक है। और तुम्हें पता है कि ये पहली सीरीज, ये थर्ड सीरीज में जो इसका a टर्म है वो 23 है, कॉमन डिफरेंस इसका 28 है। तो इसका आप nth टर्म कैसे निकालते हो? nth टर्म निकालने का ये फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ना। तो 23 प्लस, मान लो कि वो nth टर्म है, n माइनस वन इंटू डी, और ये जो nth टर्म निकलेगा ये हमेशा 632 से छोटा होगा। ठीक है। 632 से छोटा होगा तो इसे हम इस इनइक्वालिटी में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका आएगा n माइनस वन इंटू 28 लेस देन 632 माइनस 23। फिर आपको इसे सॉल्व करोगे तो आएगा n माइनस वन लेस देन, आप इसे सॉल्व कर लो, 906 बाई 28। ठीक है। तो 609 बाई 28 आएगा। इसको आप अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आएगा n लेस देन इज इक्वल टू 22.75। ठीक है। मतलब n का जो वैल्यू है वो क्या होगा? 22.75 से छोटा होगा। इसका मतलब क्या है? आपका n का वैल्यू 22 हो सकता है। तो हमारा जो लास्ट सीरीज है, सीरीज थर्ड से हमें कॉमन टर्म फाइंड करना है। उस लास्ट सीरीज का कितने टर्म्स होंगे? उसमें उसमें टर्म्स होंगे टोटल 22। ठीक है। और 22nd टर्म्स जो होगा वही उसका लास्ट टर्म होगा। ठीक है। अब इस डेटा के साथ साथ आप इस सीरीज की पूरी सम निकाल सकते हो, और सम निकालने का फॉर्मूला होता है n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है। तो ये सम निकालने का फॉर्मूला होता है किसी भी सीरीज का, अगर वो सीरीज एपी में है तो इसे आप निकाल दो। अब 22 आपका टर्म है, डिवाइड बाई 2,
2 इंटू ए मतलब ए आपका 23 था, n माइनस वन मतलब 22 माइनस वन, और डिफरेंस कितने का है? 28 का है। इसे आप सॉल्व करोगे तो आएगा 11, 2 इंटू 23 46, फिर ये 21 इंटू 28, फिर 11 46, 28 एंड 56 588, ठीक है। इसे आप प्लस कर लो तो आपका आ जाएगा 8 6 14, 4 8 12 13, और ये 634 इंटू 11, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 4796, ठीक है। 6974 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो हमारा ऑप्शन है उसमें फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं है, एक ट्रिग्नोमेट्री का डेटा दिया हुआ है और उसमें से आपको उसका वैल्यू फाइंड करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाए एग्जाम में, आपको बस वैल्यू पुट करना है, ठीक है। बस आपको ध्यान ये देना है कि आपको ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं पुट करना है जिससे आपका डिवाइड बाय में 0 आ जाए, ठीक है। तो हम इसमें पुट करते हैं साइन p इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इस वैल्यू को हम पुट करने जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या बनता है इसमें। √3 प्लस 2 साइन 90 इंटू मतलब 1 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस भी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्यूब प्लस 1 प्लस ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा √3 माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा, इसका होल क्यूब। तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा √3 प्लस 2 और फिर यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 बाई √3 माइनस 2 का होल क्यूब। फर्स्ट वाले टर्म को तो ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। सेकंड वाले टर्म को रैशनलाइज करेंगे तो आएगा इसका आंसर √3 प्लस 2 डिवाइड बाई -1 और फिर इसका होल क्यूब, ठीक है। ये मैं रैशनलाइज करने के बाद लिख रहा हूँ, ठीक है। इससे अगर आप फिर से इस माइनस को अगर आप बाहर निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा √3 प्लस 2 का होल क्यूब माइनस √3 प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। और ये आपस में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आंसर 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस आपको वैल्यू पुट करना था और आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन थोड़ा टफ लिया था तो मैंने एक क्वेश्चन थोड़ा इजी लिया है, ऐसे ये मोमेंटम बना रहेगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखो आप। व्हेन अ नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 9 2 एंड 5 द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड आर 1 1 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 90, ठीक है। तो कोई भी एक नंबर है जिसको पहले 9 से फिर 2 से फिर 5 से सक्सेसिवली डिवाइड किया जाता है और जो रिमाइंडर बचता है हर एक केस में वो है 1 1 एंड 3। अगर सेम नंबर को हम अगर 90 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले उस नंबर को निकालते हैं। उस नंबर को निकालने का आपने पढ़ा होगा, हम लोग ऐसे टेबल बनाते हैं, 9 2 5 से डिवाइड करना है, फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1 1 एंड 3, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें, 5 1 जा 5 एंड 3 8, 2 8 जा 16 एंड 1 7, 9 17 जा 153 प्लस 1 154, ठीक है। 5 1 जा 5 प्लस 3 8 हो जाता है, 2 8 जा 16 प्लस 1 17 हो जाता है, फिर 9 17 जा 153 प्लस 1 54 हो जाता है। तो आपको बस इसको लिखना है तो हमारा नंबर निकल जाएगा 154। तो नंबर कितना है 154, ठीक है। अब इस नंबर को अगर हम 90 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो अगर हम इसे 90 से डिवाइड करते हैं तो कितना 64 इसका रिमाइंडर आएगा जो कि आंसर होगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस आपको जानना होगा तभी आप इसे सॉल्व कर पाओगे, तो आपको ये मेथड ध्यान में रखना होगा तब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, अच्छा खासा रिवीजन कर रखा है, फिर भी आपसे अगर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किया है, ठीक है। आपको एक बार तो कम से कम पीवाईक्यूज बुक पूरी बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। जो हमारे 5 साल के पीवाईक्यूज हैं एटलीस्ट आपको उसे एक बार बनाना ही पड़ेगा, तभी आपको वो फ्लो आ पाएगा, तभी आपके कंसेप्ट एकदम क्रिस्प एंड क्लियर रहेंगे माइंड में, ठीक है। और जब से सेक्शनल टाइमर इंट्रोड्यूस हुआ है तब से वन बुक कैन हेल्प यू एंड दैट इज टेक्स्ट बुक का एसएससी एग्जाम्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक। इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो पीवाईक्यू बेस्ड ही हैं और एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं बीट सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जीडी सीपीओ उन सभी के लिए 5000 प्लस पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज दिए हुए हैं जिसमें ऑलमोस्ट पास्ट ईयर के सभी पेपर्स के क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। और इस बुक को डिफरेंट बनाता है वो है इसका स्मार्ट आंसर की जो कि सेक्शनल टाइमर इंट्रोड्यूस होने के बाद काफ़ी आपको हेल्प करेगी, ठीक है। इस बुक के आप इंडेक्स देख सकते हो। इस बुक में ऑलमोस्ट हर चैप्टर को कवर किया गया है, ऑलमोस्ट हर पीवाईक्यूज को कवर किया गया है। और जैसा कि मैंने बताया इस बुक को जो डिफरेंट बनाता है वो है इसका स्मार्ट आंसर की। आप अगर इसका स्मार्ट आंसर की चेक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि क्वेश्चन का ऑप्शन के साथ साथ आपको यहाँ पे दिखता है कि कितने परसेंट लोगों ने इसे करेक्ट किया है, कितने परसेंट लोगों ने इसे स्किप किया है और एवरेज ड्यूरेशन कितनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
तो इस बुक की हेल्प से आप ये चीज़ देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चन आपको बनानी चाहिए, कौन से क्वेश्चन को आपको सेकंड राउंड के लिए सॉल्व करनी चाहिए और कौन से क्वेश्चन को आपको स्किप करना है, ठीक है? तो इस बुक से आपको इस चीज़ का क्लियर कट आइडिया लग जाएगा। तो अगर आप मैथ्स में पैक की बुक्स नहीं सॉल्व की हो अभी तक, अगर आपको नीड है तो आप इस बुक को बाय कर सकते हो। इस बुक की परचेज़ करने की लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। अ डीलर ऑफर्स अ कैश डिस्काउंट ऑफ 20% एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%. If he further sells 8 articles at a rate of 6 articles, then how much percentage above the CP does he mark each article? ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बेसिक एग्जांपल्स लेके जाएंगे। सपोज उसने मार्क प्राइस कुछ रखा होगा, उसमें वो 20% का डिस्काउंट देता है, मतलब क्या, अब उसका जो प्राइस है वो इंटू 4/5 हो जाएगा, ठीक है, एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब मान लो जो सीपी है उसमें उसने प्रॉफिट कमाया है 20% का, मतलब क्या, 6 into 5, ठीक है। ही फर्दर सेल्स 8 आर्टिकल्स एट रेट ऑफ 6 आर्टिकल्स। देखो ये जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस का सिंपल सा ये मतलब है कि वो आपको डिस्काउंट बता रहा है कि एक और एडिशनल डिस्काउंट वहां पे दिया गया है। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं अगर ऐसा ऐसे टर्म्स में लिखा जाता है तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है आपको। 6 आर्टिकल्स उसने बेचा है 8 आर्टिकल्स के दाम पे, तो आपको सिंपली इंटू 6/8 कर देना है, ठीक है। और जो ये प्राइस है, ये तो सेलिंग प्राइस हो गया ना, पहले एमपी था, फिर उसने डिस्काउंट दिया, फिर उसने कुछ डिस्काउंट दिया, तो उसका सेम वो उसका सेलिंग प्राइस बन गया। और सेम इस इक्वेशन से भी जो सीपी है उसका, उसने उसने 20% प्रॉफिट कमाया है, मतलब वो भी तो आपका सेलिंग प्राइस ही आ रहा है। तो आपको इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से इक्वेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एमपी इंटू 4/5 इंटू 6/8 इज इक्वल टू सीपी इंटू 6/5, ठीक है। इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 4 से 2 1 5 8 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो आपका सीपी बाय एमपी जो होगा वो हो जाएगा आपका 1/2। वैसे तो ऑब्वियस है कि उसने 100% का इंक्रीज किया है, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप इसे बेसिक से सॉल्व कर सकते हो। उसका सीपी 1 था, उसका एमपी 2 हो गया, मतलब कितने का बढ़ाया उसने, 1 यूनिट बढ़ाया, कितने में से, 1 यूनिट में से, ठीक है। और इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 100%, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट लेकिन आपको अगर इस सेंटेंस का मतलब भी नहीं पता है तो फिर आप फंस सकते हो, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ओ इज द इन सेंटर एंड एंगल आर इज इक्वल टू 42, फाइंड द एंगल क्यू ओ पी। आपको पता होगा कि इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर होता है वो सेंटर जहां पे एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, ठीक है। तो मान ले हमारे पास क्या है, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। इसमें से ओ इसका इन सेंटर है और एंगल आर इज इक्वल टू 42 डिग्री, और ये जो एंगल है ये क्या है, 42 डिग्री है। आपको एंगल क्यू ओ पी निकालना है, ठीक है। ये एंगल आपका क्यू ओ पी है और इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपको अगर पता है तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। इन सेंटर पे जो एंगल बनता है वो कितना होगा, एंगल क्यू ओ पी होगा 90 प्लस एंगल आर बाई 2, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा, इस एंगल का आधा करके अगर हम 90 में ऐड कर देते हैं तो हमारा ये एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 90 प्लस 42/2 दैट इज 21, तो 90 प्लस 21 इज इक्वल टू 111, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर कमिट्स टू फिनिश अ ब्रिज इन 150 days and initially employed 90 workers of equal efficiency. After 90 days, only 45% of the work is done. To meet the deadline without penalty, how many additional worker must be hired for the remaining period, assuming that their efficiency is same? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। एक कॉन्ट्रैक्टर 125 दिन का टारगेट लेके चलता है कि मुझे 125 दिन में पूरे काम को कंप्लीट करना है, और इनिशियली वो 90 वर्कर्स को हायर करता है, ठीक है। लेकिन 90 दिन के बाद उसे पता लगता है कि बस 45% काम हुआ है और उसे डेडलाइन मीट करना है, तो वो कुछ और एडिशनल वर्कर को हायर करता है। आपको ये बताना है कि उसने कितना एडिशनल वर्कर को हायर किया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बस बेसिक रेशियो मेथड से हम सॉल्व करेंगे। 45% काम उसने कर लिया था, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 45% काम हो चुका था, बचा काम कितना था, 55%। अब इस 45% काम को करने के लिए उसने कितने पीपल हायर किए थे, 90 वर्कर को हायर किया था, कितने दिन के लिए, 90 दिन के लिए, ठीक है। बचा हुआ काम कितना है, 55%। इसके लिए कितने डेज बचे हैं उसके पास, टोटल काम अगर 150 दिन में होना था और 90 दिन बीत चुके हैं तो 60 डेज बचे हुए हैं अभी, ठीक है। पहले 90 वर्कर थे लेकिन अब उसने कुछ एक्स्ट्रा वर्कर्स भी हायर किया है, तो मान लो कि नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 90 प्लस एक्स, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 0 से 0, 3 से 2 टाइम्स, 3 से 30 टाइम्स, 15 से 2 टाइम्स, 15 से 3 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स,
आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 165। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 165 माइनस 90, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 75। मतलब उसने एडिशनल 75 वर्कर्स को हायर किया था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको बेसिक सा ये रेशियो मेथड आता है तो आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, ABCD is a parallelogram. P and Q are midpoints of side BC and CD respectively. If the area of triangle ABC is 24 centimeter, find the area of triangle APQ. ठीक है, तो हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम है। पहले फिगर बना लेते हैं। ये एक ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये AB ये CD, और इसमें से P and Q are the midpoints of side BC and CD. ये साइड BC है, यहाँ पे मिड पॉइंट P है, और ये साइड CD है, इसका मिड पॉइंट Q है। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC मतलब ये वाला पोर्शन जो है वो ABC है। ठीक है, तो यहाँ का जो एरिया है वो 24 है, तो ऑब्वियस सा बात क्या है कि पूरा पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो जाएगा, ठीक इसका डबल, क्योंकि ये अगर 24 है तो ये भी क्या होगा 24 होगा, तो पूरा एरिया कितना ABCD का कितना होगा 48। ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ APQ, मतलब कि हमें APQ ये जो पूरा टर्म है हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, इस ट्राइंगल का, और अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं तो फिर आपको स्किप करना पड़ सकता है। इस क्वेश्चन का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ APQ इज इक्वल टू 3/8 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर 3/8 ऑफ 48, दैट इज 16 एंड 18। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 18। ठीक है, सिंपल से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको ये याद है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते। ठीक है, ध्यान देना क्या है, पैरेललोग्राम में अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो उसका एरिया कितना होता है, पूरे पैरेललोग्राम का 3/8 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 15%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द कंजम्पशन बी डिक्रीज्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारा एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर हमारा होता है कंजम्पशन इनटू प्राइस, यही होता है ना। तो मान लो कि हमारा एक्सपेंडिचर कितना है 1 है। ठीक है, अब क्या हो रहा है क्वेश्चन में, प्राइस जो है पेट्रोल का वो इंक्रीज कर रहा है 15% से। ठीक है, आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, अगर 15% से इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या है कि हम उसे 23/20 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और अगर आपको एक्सपेंडिचर सेम बनाना है इसका मतलब क्या है कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस टर्म से, ताकि वो 1 के बराबर आए। ठीक है, और वो टर्म क्या है, क्या आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए यहाँ पे, आप खुद बताओ। आप अगर यहाँ पे 20/23 से, मतलब क्या 20/23 से मल्टीप्लाई करोगे तभी ये 1 आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पहले आपका कंजम्पशन कितना था 23 था, फिर आपका कंजम्पशन 20 हो गया, तो आप बताओ कितना परसेंटेज डिक्रीज किया आपने, तो 3 का आपने डिक्रीज किया है, कितने में से 23 में से, और इंटू 100 करोगे आप तो आपका आंसर कितना आएगा 300/23%। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर है, आप थोड़ा सा इग्नोर कर देना, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आंसर जो ऑप्शन लिखा हुआ है ये बाय मिस्टेक टाइप हो गया है। ठीक है, आपका जो आंसर है वो कितना होगा 300/23%। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बनाने का मेथड सिंपल सा है, आप इस तरीके से इजीली बना सकते हो। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ फ्रूट वेज 25 kg with 98% of its weight being water. It is then dried, due to which some water content of the fruit evaporates. Now only 97% of the fruit is water. What is its weight after drying? ठीक है, सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन में शॉर्टर अप्रोच बताऊंगा, इसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला हुआ है, आप सीखना। ठीक है, एक चीज बताओ, आप कोई भी फ्रूट है उसमें अगर 98% वाटर है अभी, और उसे हम ड्राई करते हैं तो उसका जो वाटर कंटेंट है वो 97% हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो फ्रूट कंटेंट है, जो भी पल्प होता है वो तो सेम होगा ना, चाहे आप वाटर को इवापोरेट कर दो, कुछ भी कर दो, जो सॉलिड पार्ट है, जो पल्प वाला पार्ट है वो तो सेम होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम उसी को इक्वेट करेंगे। ठीक है, सिंपल से क्या लिखना है, पल्प जो होगा वो तो पल्प के बराबर होगा। ठीक है, अगर 25 kg के फ्रूट में 98% वाटर था, इसका मतलब क्या है 2% आगे क्या था, पल्प था, और अब वो अगर वाटर कुछ इवापोरेट हो गया है, मान लो कि उसका वेट जो डिक्रीज्ड वेट है वो x हो गया है, लेकिन अभी भी 97% वाटर है, तो जो पल्प है वो कितना परसेंट होगा, वो 3% होगा। ठीक है, बस इस इक्वेशन का आपको इक्वेट करना था, आपका आंसर आपके सामने होगा। 100 से 100 कट कर दो। ठीक है, x कितना हो जाएगा 50/3 हो जाएगा, जो कितना होगा 16.66 के आसपास होगा। ठीक है, अब करेक्ट आंसर क्या होगा 16.66 kg। आई थिंक ये वाला आंसर आप मार्क कर सकते हो,
ये हालांकि इसका जो करेक्ट आंसर वो कितना है 16.66 kg। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 11 नंबर क्वेश्चन है, अ rhombus ABCD has diagonal of length 16 cm and 12 cm. What is the distance between its parallel lines? एक rhombus ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये हमारा एक rhombus है, ठीक है, इसका नाम कर रख देते हैं A B and C D। ठीक है, इसका जो डायगोनल है वो है 16 सेंटीमीटर का और 12 सेंटीमीटर का। तो मान लो कि ये जो डायगोनल है ये 12 सेंटीमीटर का है और ये जो डायगोनल है वो कितने का है 16 सेंटीमीटर का है। अब ध्यान समझना इस बात को, डायगोनल जो होता है रॉम्बस का वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। मतलब अगर ये 12 था तो ये आपका 6 और 6 हो जाएगा, और ये अगर 16 था तो ये आपका 8 और 8 हो जाएगा। आपको ये भी पता है कि यहाँ पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब ध्यान समझना इस बात को, अगर ये 6 8 है तो पाइथागोरस से ये 10 होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एरिया जो होता है रॉम्बस का वो कितना होता है, वो होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। और एरिया एक और तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, बेस इंटू हाइट के नाम से, तो बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को आपको बस सॉल्व करना है। D1 कितना है आपका 12, D2 कितना है 16, ये कितना है, बेस आपका 10 है, हाइट मुझे पता नहीं है। हाइट क्या है यहाँ पे, ये जो हाइट है मतलब फर्स्ट लाइन से दूसरी लाइन तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही आपका हाइट है, और ये आपका बेस है। तो बेस इंटू हाइट करके आप एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 16 6 जा 96 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू h। आपका h आ जाएगा 9.6। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 12th नंबर क्वेश्चन है, द सम एंड डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 512 and 496। इफ वन नंबर इज 72 फाइंड द अदर नंबर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एलसीएम एचसीएफ नहीं दिया हुआ है, उन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप इजिली एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो। कैसे फाइंड करना है उससे मैं बताता हूँ आपको। एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना दिया हुआ है 512, एलसीएम माइनस एचसीएफ कितना दिया हुआ है 496। इन दोनों का आप इक्वेट करोगे, मान लो सब माइनस करते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2h इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 512 और ये 4 16 हो जाएगा। ठीक है, h आएगा आपका कितना 8, मतलब क्या है एचसीएफ कितना है 8 है, एचसीएफ अगर 8 है तो एलसीएम कितना होगा 504 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इक्वेट कर देंगे, एलसीएम 504, एचसीएफ आपका 8, फर्स्ट नंबर आपको दिया गया है 72 एंड सेकंड नंबर हमें पता नहीं है तो मान लो n। इसे आप सॉल्व करोगे, 8 9 जा 72, 9 से इसको कट करोगे तो 9 5 जा 54, 9 5 जा 45 एंड 9 6 जा 54, तो आपका n आ जाएगा 56। ठीक है, सिंपल सा, बस आपको ये ध्यान रखना था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, तो आपका आंसर आ जाएगा 56। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आपको देख के थोड़ा डर लग सकता है कि भाई इसने क्या पूछ दिया, बट ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपको बस बेसिक सा इंडेक्सेस का फॉर्मूला यूज करना है, मतलब कंसेप्ट यूज करना है, आप इजीली से बना सकते हो। सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि 2 का पावर क्यूब है, ठीक है, डिवाइड बाय 8 का पावर 5.06 है, इज इक्वल टू 8 का पावर माइनस 4.06 है डिवाइडेड बाय x है। ठीक है, आप इस x को इधर ले आओगे, ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 4.06 प्लस 5.06 डिवाइड बाय 2 का पावर क्यूब मतलब 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप फिर से लिख लो, 8 का पावर माइनस 4.06 प्लस 5.06 माइनस 1। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 8 का पावर माइनस 5.06 प्लस 5.06 मतलब x इज इक्वल टू 8 का पावर 0, जो कि आपका हो जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना है, x का जो वैल्यू है वो है 1। ठीक है, x का वैल्यू को अगर आप पुट कर दोगे इस 2x माइनस 3 में तो आपका पूरा जो इक्वेशन है जो पूछा गया उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 1। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट वैल्यू क्या है वो -1 है। आप 1 पुट करके मत आ जाना, ये सिली मिस्टेक है। ठीक है, आपको 2x माइनस 3 पूछा गया तो उसका वैल्यू आएगा -1। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 343 एंड 64। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने इसे इंक्लूड किया ताकि आप कुछ सीखो। हो सकता है कि बहुत लोगों को ये चीज ना आए। ठीक है, किसी भी दो नंबर के बीच में कितने नंबर्स प्रेजेंट हैं उसे हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए सिंपल सा क्या होता है, हमें इसको माइनस करना है। 343 माइनस 64 करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो ऐसे हम लोग नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसे निकालने के लिए जो भी आंसर आएगा हमें उसमें से और -1 करना पड़ेगा। मतलब क्या, 343 में से हम 65 माइनस करेंगे। ठीक है, तो फिर आपका आंसर कितना आएगा
3 एंड 15, 13 में 5 गया तो 8, और ये आपका 13 में 6 गया तो 7, ये आपको हो जाएगा 278। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 278। ठीक है, किसी भी दो नंबर के बीच में कितने नंबर्स हैं, इसे निकालने के लिए हम सिंपली इसे माइनस नहीं करते हैं, इन दोनों को माइनस करने के बाद हम फिर से उसमें -1 करेंगे तो ही हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? 278। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। Which of the following point lies on the same straight line as the points 2,3 and 4,7? ये CHSL मेंस 2025 का क्वेश्चन है, अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है, लेकिन बहुत लोगों ने इसमें मिस्टेक किया है, तो इसे आप समझ लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। कोई भी एक लाइन होता है मान लो, ठीक है, इसमें 3 पॉइंट है A, B एंड C। आपको एक कंसेप्ट समझना है कि इस पूरे लाइन का जो स्लोप है वो सेम होगा। ठीक है, चाहे आप स्लोप A और B के हेल्प से निकालो, चाहे आप स्लोप B और C के हेल्प से निकालो, स्लोप हमेशा सेम आना चाहिए। ठीक है, तो मान लो हमारा पॉइंट ए क्या है? 2,3 है। ठीक है, बी क्या है? 4,7 है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इसे। ए हमारा है 2,3, बी हमारा है 4,7। स्लोप कितना आएगा? 7 - 3 बाय 4 - 2, यानी कितना आएगा? 4/2, मतलब 2। स्लोप कितना है इस पूरे लाइन का? 2। ठीक है, अब आपको इस 2 के हेल्प से सी का कोऑर्डिनेट निकालना है, जिससे क्या हो, बी और सी का अगर आप निकालोगे स्लोप तो वो भी 2 आना चाहिए। ठीक है, तो देख लो इसे आप, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 से लेके जाते हो तो 8 - 7 बाई 5 - 4 1 आ जाएगा, मतलब आपका पहला ऑप्शन तो करेक्ट गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो आप, 11 - 7 बाई 6 - 4, मतलब 4/2 आ रहा है, मतलब 2। मतलब क्या है, सी आपका जो है वो कोऑर्डिनेट क्या होगा सी का? 6,11 होगा। ठीक है, तो ऐसे आप स्लोप के हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इस पूरे सीरीज में जिसमें मैंने 15 क्वेश्चन लिए हुए हैं, मैं 15 क्वेश्चन ज्यादा इंक्रीज नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो जा रही है। तो 15 क्वेश्चन में आई होप कि हर एक क्वेश्चन में आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कुछ बेटर हो सकता है और अच्छे लेवल क्वेश्चन मुझे लाने चाहिए, तो बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में मैं और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम बैलेंस बना के चलें, कुछ टफ क्वेश्चन का, कुछ ईजी क्वेश्चन का, तो बेटर होगा। ठीक है, तो एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप कि आपको काफी कुछ समझ में आया होगा, एंड आपके जो भी सजेशंस हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। और इस पूरी लेक्चर की जो पीडीएफ है आंसर के साथ साथ, मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो आप उसे वहां से देख सकते हो। मेरे टेलीग्राम का नाम है वन फाइट मोर, आप सर्च करोगे इजिली आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे।